हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षापीडिया। स्वागत है आप सभी का परीक्षापीडिया में। इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्य काल से रिलेटेड हम 50 ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड हुए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए वीडियो सेशन को शुरू करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक हम जो है पाषाण काल, सैंधव सभ्यता, वैदिक काल और धार्मिक आंदोलन इन 4 पार्ट की लेक्चर को हमने कवर किया हुआ है। अगर आपने क्लास को नहीं देखा है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, जाके आप क्लास को जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर रहा। उत्तरापथ द्वारा कौन से 2 नगर जुड़े थे? उज्जैन मथुरा काशी, तक्षशिला श्रीनगर तक्षशिला या पाटलिपुत्र। आप हमें बताएं कि उत्तरापथ द्वारा कौन से 2 नगर जुड़े थे। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है तक्षशिला और पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी के साथ जाएंगे। तक्षशिला और जो है पाटलिपुत्र ये उत्तरापथ के 2 नगर जुड़े थे। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा सूत्र चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस या दिव्य वदान या अर्थशास्त्र। तो दिव्यावदान के द्वारा जो है मौर्य को जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है। कौन? दिव्यावदान। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित था जिसमें सदस्यों की संख्या थी 40, 10, 15 या 30। तो मेगास्थनीज के अनुसार जो है पाटलिपुत्र नगर जो एक सीमित के द्वारा शासित था, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 30 थी। कितनी थी? 30। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इसके साथ डी के साथ। आपको बता दें, आप हमें कमेंट बॉक्स में लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि आपने इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधोलिखित में से किस शासक ने मूलतः सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो सुदर्शन झील की बात करें तो ये किसने कराया था दोस्तों? ये उष्वदात ने कराया था। उष्वदात ने जो है सुदर्शन झील का जो है निर्माण कराया था। किसने? उष्वदात ने। ऑप्शन नंबर जाएंगे किसके साथ? सी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ या अशोक। तो मौर्य वंश का जो प्रथम सम्राट थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त थे। कौन थे? चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता है? तो मौर्य इतिहास पर जो प्रकाश नहीं डालता है वो कौन नहीं डालता है दोस्तों? देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, कौटिल्य का अर्थशास्त्र या मेगास्थनीज का इंडिका। तो मुद्रा राक्षस भी डालता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी डालता है, मेगास्थनीज का इंडिका भी डालता है। ये नहीं डालता है कौन? देवी चंद्रगुप्तम ये जो है प्रकाश नहीं डालता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है कौन सा सही है? ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र मौर्य कालीन इतिहास से संबंधित है? बौद्ध जैन ग्रंथ, अशोक के शिलालेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र या उपर्युक्त में सभी। तो ध्यान दीजिएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अशोक के शिलालेख, बौद्ध जैन ग्रंथ ये सब के सब जो है सूत्र मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित हैं। यानी ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? डी के साथ, उपर्युक्त में सभी जो है सही है। अगले प्रश्न की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी था मथुरा, वाराणसी, पाटलिपुत्र या प्रयाग। तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ पे था दोस्तों? ये था कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था? कुमार देवी, करुआकी, दत्त देवी या हेलेना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, हेलेना नाम था। क्या नाम था? हेलेना। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। चंद्रगुप्त मौर्य की श्रद्धा थी बौद्ध धर्म में, शैव धर्म में, जैन धर्म में या वैष्णव धर्म में। तो चंद्रगुप्त की जो श्रद्धा थी वो किस धर्म से था? वो जैन धर्म से था। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएं। किसमें था? जैन धर्म में। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो ये किसने लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास धारण कर लिया था। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। श्रवणबेलगोला स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में या तेलंगाना में? तो श्रवणबेलगोला जो है ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में। अगले प्रश्न की बात करें। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। उस साधु जैन मुनि का नाम क्या था? तो उस साधु के जो जैन मुनि थे उनका नाम था भद्रबाहु। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें। प्राचीन भारत में सेंड्रोकोटस नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो सेंड्रोकोटस के नाम से किसे जाना जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? सेंड्रोकोटस कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें। ग्रीक राजाओं के द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम क्या थे? मेगास्थनीज, डायमिकस और तीसरे कौन थे? तीसरे जो थे दोस्तों वो थे ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, डायोनिसियस थे। कौन थे? डायोनिसियस थे। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जब भारत आया था वो किसके दरबार में आया था? वो आया था किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन नंबर जाएंगे किसके साथ? बी के साथ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो नहीं था दोस्तों, ये तमिलनाडु नहीं था। कौन सा? तमिलनाडु शामिल नहीं था। अगले प्रश्न की बात करें। सीरिया का राजदूत डायमिकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो सीरिया का राजदूत डायमिकस ये जो है बिंदुसार के जो है दरबार में आया था। किसके दरबार में? बिंदुसार के। ऑप्शन नंबर जो जाएंगे किसके साथ? बी के साथ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। किसका विदेशी वृत्तांत मौर्य काल की जानकारी देती है? तो ये देती है मेगास्थनीज की जो है विदेशी वृत्तांत, ये मौर्य कालीन की जानकारी देती है। ऑप्शन नंबर जाएंगे किसके साथ? बी के साथ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अचल का शासन भार दिया गया था वो था तक्षशिला, कठियावाड़ या उज्जैनिया या ए और बी दोनों? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है तक्षशिला और कठियावाड़, यानी ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? डी के साथ जाएंगे, ए और बी दोनों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसे जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम आपके सी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपने शासनकाल में किस वर्ष यहाँ पे में होना है? किस वर्ष में अशोक बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी गया? 32वें वर्ष, 20वें वर्ष, 26वें वर्ष या 13वें वर्ष? तो अशोक जो है अपने शासनकाल में लुम्बिनी कब गया था? ये गए थे 20वें वर्ष। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? बी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त की गई हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अशोक के अभिलेखों में जो प्रयुक्त की गई लिपियां हैं वो कौन सी लिपियां हैं? वो हैं ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्मेकई और ग्रीक, यानी ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? बी के साथ। ये जो लिपियां हैं ये अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? तो अशोक के शिलालेख की जो लिपि है वो क्या है दोस्तों? वो ब्राह्मी है। ऑप्शन नंबर जाएंगे इसके साथ? बी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अशोक के शिलालेखों की माफी चाहेंगे, यहाँ अभिलेख होगा क्योंकि शिलालेख मैंने आपको बता दिया है। यहाँ हम क्या करेंगे? अभिलेख। अशोक के अभिलेखों
की लिपि क्या थी। अभिलेखों की जो लिपि थी वो क्या थी दोस्तों, तो वो क्या थी, प्राकृतिक थी। ठीक है, अशोक के अभिलेखों की जो लिपि थी वो क्या थी, वो प्राकृतिक थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में कौन सा वर्ग नहीं था, दास, सैनिक, कृषक या दार्शनिक। तो मेगास्थनीज के अनुसार भारत में जो है दास वर्ग नहीं था। कौन सा वर्ग, दास वर्ग भारत में नहीं था। अगले प्रश्न की बात करें, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, जिसमें द्वितीय वर्ग था व्यापारी, योद्धा, कृषिका या दार्शनिक एवं शिक्षक। तो द्वितीय वर्ग कौन सा था दोस्तों, वो थे कृषिका, यानी कृषि करने वाले। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा हुआ बताता है। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा हुआ बताता है। कितने वर्गों में, 7 वर्गों में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, सन 1750 में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था। तो अशोक के स्तंभ का पता जो लगाया था दोस्तों, वो किसने लगाया था, वो लगाया था टेम्पे थ्लर ने। किसने, टेम्पे थ्लर ने लगाया था। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे डी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है। तो अर्थशास्त्र कुल 15 अधिकरणों में विभक्त है। कितने, 15। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है। तो अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। किस पर, राजनीति पर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने अपनी पुस्तक में मुद्रा जाल साजों को संदर्भित किया है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र ने, या मनुस्मृति ने, या पाणिनि की अष्टाध्यायी ने, या पतंजलि के महाभाष्य में। तो ये कहाँ पे है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। किसने किया है, कौटिल्य ने किया है अपने अर्थशास्त्र में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है। तो अर्थशास्त्र ग्रंथ की जो विषय वस्तु है वो राज्य एवं शासन की नीति ग्रंथ है। क्या है, राज्य एवं शासन की नीति ग्रंथ। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को धर्म अस्थेय कहा जाता था। क्या कहा जाता था, धर्म अस्थेय कहा जाता था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था। माफी चाहेंगे, ये प्रश्न आपका रिपीटेड हुआ है, तो हमने इसका आंसर बता दिया है आपको। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। मौर्य के समय कटक शोधक न्यायालय का न्यायाधिकरण किस नाम से जाना जाता था। तो मौर्य के समय कटक शोधक न्यायालय का न्यायाधिकरण को जो है किस नाम से जाना जाता था, उसे जाना जाता था किसके नाम से, प्रतिष्ठा के नाम से जो है जाना जाता था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले उपगुप्त थे। कौन थे, उपगुप्त थे। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ, बी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है। तो ये क्या है, स्तंभ। स्तंभ जो है ये मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस मुख्य उद्देश्य अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया। तो इसका जो प्रचार करने का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, अपनी प्रजा की नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु जो है अशोक ने धम्म का प्रचार किया था। ऑप्शन नंबर जाएंगे किसके साथ, हम बी के साथ जाएंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें क्या कहा जाता था। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने एक अधिकारी की जो नियुक्ति की गई थी उसे धर्म महामात्र कहते थे। क्या कहते थे, धर्म महामात्र। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम डी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशोक का समकालीन सीरिया और पश्चिमी एशिया का शासक कौन था। तो अशोक के समकालीन जो है सीरिया और पश्चिमी एशिया का उस समय जो शासक थे वो कौन थे दोस्तों, वो कौन थे, वो थे अंतियोकस द्वितीय। कौन थे, अंत्योतक द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम बी के साथ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों।
निम्नलिखित विदेशी राजाओं में कौन अशोक का समकालीन नहीं था? तो ये कौन अशोक के समकालीन नहीं थे? डेरियस द्वितीय जो है अशोक के समकालीन नहीं थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है? तो ये 13वें शिलालेख में अशोक ने 8वीं जातियों का जो है उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? कर, कृषि, नौसेना या टकसाल? तो ध्यान दीजिएगा, सीता अध्यक्ष जो थे ये कृषि से संबंधित थे। किससे? कृषि यानी भूमि से रिलेटेड। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मौर्य काल में सीता कर लगाया गया था। मौर्य काल में जो सीता कर लगाया गया था, जंगली भूमि पर, गांव की कृषि योग्य भूमि पर, राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित गांव की भूमि पर, या बी और सी दोनों? तो ध्यान दीजिएगा, मौर्य काल में जो सीता कर था ये किस पर लगाया गया था? ये लगाया गया था राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित गांव की कृषि भूमि पर जो है ये कर लगाया गया था। यानी ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे, सी सही है। मौर्य काल में सीता कर जो है राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित गांव की कृषि भूमि पर लगाया गया कर था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, धर्म शब्द का रूपांतरण धम्म संबंधित है संस्कृत भाषा से, पाली भाषा से, प्राकृत भाषा से या अपभ्रंश भाषा से? तो धर्म शब्द का रूपांतरण धम्म जो है ये किससे संबंधित है? प्राकृतिक भाषा से। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? तो ये कहाँ के राजा थे दोस्तों? ये कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के राजा थे। कहाँ पे? कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के राजा थे। बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। कनिष्क का राज्याभिषेक, कलिंग युद्ध, चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल या अशोक की मृत्यु? तो इसका जो सही क्रम क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें तो पहले आता है कलिंग का युद्ध यानी ऑप्शन नंबर द्वितीय। यानी ऑप्शन नंबर द्वितीय किसमें है? तो हम ये तो आपका नहीं होगा और ये भी आपका नहीं होगा। अब बात आती है सी और डी में। ठीक है, सी और डी में कलिंग के युद्ध के बाद क्या होता है दोस्तों? अशोक की मृत्यु होगी। किसकी? अशोक की मृत्यु होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जाएंगे हम दूसरे के साथ, डी के साथ। यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपकी सही है। कलिंग का युद्ध, अशोक की मृत्यु, उसके बाद आएगा आपका कनिष्क का राज्याभिषेक, चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्य काल। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही है। बढ़ते हैं अगले दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है ये भी आप हमें बताएं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे मौर्य काल के पार्ट 2 के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।